डैड, हमें पहुंचने में और कितनी देर लगेगी? बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं बेटा। अच्छा जरा अपने राइट साइड में झांक कर तो देखो। मिस्टर वर्मा के इतने कहते ही उनके बेटे प्रतीक ने अपने आप को कार की सीट से थोड़ा ऊपर उठाया और खिड़की के बाहर झांकने लगा। गोल्डन और लैवेंडर कलर के सूखे पत्तों को क्रश करती हुई उनकी ब्लैक मर्सिडीज रोड पर चले जा रही थी। प्रतीक ने जैसे ही कार के बाहर झांका तो उसे नजर आया कि उसकी गाड़ी के बगल में एक खूबसूरत सी झील थी। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया इलाके में बसा शहर वैंकूवर पतझड़ का मौसम बिताने के लिए सबसे खूबसूरत जगह थी। प्रतीक अपनी नजरों से उस जगह की खूबसूरती को बटोरने में लग गया। तभी अचानक मिस्टर वर्मा ने उसे टोका। बेटा वहाँ जाते ही सबसे पहले सर के पैर छूना। यू हैव टू शो सम रिस्पेक्ट, ओके? वो आपके पापा के बॉस हैं। वर्मा ने इतना कहा ही था कि तभी उसके फोन पर अचानक एक कॉल आने लगा। वर्मा ने वो नंबर देखकर तुरंत कॉल उठाया। कुछ पता चला कि ये काम किसने किया है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। हम यही फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर प्रॉफिट में से 500 करोड़ कहाँ गायब हो गए। ओके, कीप सर्चिंग, लेकिन ध्यान रहे इस बारे में सर को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। इस मैटर को सॉल्व करने के बाद मैं खुद सर को पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ओके सर, लेकिन एक बात कहनी थी। हाँ कहो। उस पूरे प्रोजेक्ट पर सिर्फ मैं और अमर सर काम कर रहे थे। मेरे बारे में तो आपको एक एक डिटेल मालूम है सर, लेकिन इतना सुनते ही वर्मा के माथे को पसीने ने घेर लिया। कुछ सेकंड्स के लिए वर्मा एक गहरी सोच में डूब गया। आई अंडरस्टैंड, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहने के साथ ही वर्मा ने फोन कट कर दिया। तकरीबन 5 मिनट तक और चलने के बाद उनकी गाड़ी झील के किनारे बसे एक शानदार लेकिन छोटे से घर के सामने जाकर रुक गई। गाड़ी रुकते ही वर्मा अपने बेटे को लेकर उस घर के अंदर चला गया। अंदर घुसते ही वर्मा ने देखा कि उसकी नजरों के सामने सोफे पर बैठा लगभग 35 साल का एक आदमी अपने कपड़ों के ऊपर एप्रन पहने हाथ में बड़ा सा बोल लिए केक का मिक्सचर बना रहा था। चॉकलेट केक के उस मिक्सचर से उस आदमी का एप्रन और हाथ दोनों पूरी तरह खराब हो चुके थे। ये देखकर वर्मा गेट पर ही रुक गया और काफी देर तक अपने सामने मौजूद उस शख्स को देखकर बस मुस्कुराता रहा। अरे वर्मा, अंदर आओ ना, गेट पर ही क्यों रुक गए? सर, इतना अमीर आदमी अपनी बीवी और बच्चे के लिए केक बनाए, ये रोजाना देखने को कहाँ मिलता है। इसलिए बस वही देखने रुक गया। वर्मा के इतना कहते ही वीरेंद्र सिंह की हंसी निकल गई। अब देख लो वर्मा, चाहे दुनिया आपके कितने भी आगे पीछे घूम ले, लेकिन आपको अपनी बीवी के आगे पीछे घूमना ही पड़ता है। वीरेंद्र सिंह ने इतना कहते हुए वर्मा को अपने पास सोफे पर बैठने का इशारा किया। वर्मा के सोफे पर बैठने के साथ ही प्रतीक अपने नन्हे कदमों से दौड़ता हुआ गया और वीरेंद्र सिंह के पैर छूने लगा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। इतना कहते हुए वीरेंद्र सिंह ने केक का बोल साइड में रखा और प्रतीक को अपने सीने से लगा लिया। इसके पहले कि वीरेंद्र सिंह कुछ और कहते, वर्मा की नजर हॉल के मेन गेट पर पड़ी, जहां से लगभग 33 साल की एक औरत चलकर उन्हीं की तरफ आ रही थी। हॉल में आते ही उस औरत ने ड्राई फ्रूट से भरा एक कटोरा वीरेंद्र सिंह के सामने लाकर टेबल पर रखा और उनके हाथ से केक मिक्स छीन लिया। हाँ, बहुत आगे पीछे घूम लिए ना आप मेरे। 5 साल में आज पहली बार किचन में घुसे हैं ये, और बातें देखो इनकी। वैसे तुम कहाँ हो आजकल भाई? तुम्हें तो इन्होंने अपनी परछाई बना रखा था। आज भी पूरा दिन बस वर्मा वर्मा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इन्हें तुम ही से शादी कर लेनी थी। अरे भाभी, पिछले 2 महीने से ओवरसीज के सारे कंस्ट्रक्शन का सर्वे करने के लिए निकला हूँ, तो बस इसीलिए। वर्मा ने अपनी बात खत्म की ही थी कि तभी सावित्री के पीछे से लगभग 6 साल का एक लड़का अपने नन्हे कदमों से दौड़ता हुआ वर्मा से आकर लिपट गया। अंकल कहाँ थे आप? मैंने आपको कितना मिस किया। मेरे लिए चॉकलेट लाए हैं या नहीं? उसके इतना कहते ही वर्मा ने उसे तुरंत उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। अरे वाह, हमारे ओम बाबू तो 2 महीने में ही बहुत बड़े हो गए। अब तो आपको भी लगता है सर कहकर बुलाना पड़ेगा। वैसे ये रहे आपके चॉकलेट्स। वर्मा ने झट से अपने ब्लेजर से चॉकलेट निकालकर ओम के हाथ में रख दी। चॉकलेट को देखकर ओम खुशी से झूम उठा और प्रतीक को इशारा करके धीरे से बोला, मेरी नई रिमोट कंट्रोल कार देखोगे? रुको, मैं अभी बेसमेंट में से निकाल कर लाता हूँ। इतना कहने के साथ ही ओम दौड़कर घर में चला गया। सावित्री, हम दोनों जरा बाहर टहल कर आते हैं। ओम के जाते ही वीरेंद्र सिंह ने सावित्री से कहा और वर्मा को लेकर घर से बाहर निकल आया। मार्केट की क्या रिपोर्ट है वर्मा? बिजनेस को लेकर हमारा नया प्लान बहुत सक्सेसफुल हो रहा है सर। हमारा बिजनेस डिसाइड की हुई पूरी 25 कंट्रीज में 100% सक्सेसफुल रहा। अब पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स में हमारी इतनी प्रॉपर्टीज हैं कि हमारे कंपेटिटर्स को ऑलरेडी पीछे छोड़ चुके हैं। वर्मा के इतना कहते ही वीरेंद्र सिंह के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कांग्रेचुलेशंस, ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुम सिर्फ सेक्रेटरी नहीं, मेरे भाई जैसे हो। तुम्हारे रहते हुए मुझे वैसे भी किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। भगवान ने मुझे भाई के नाम पर सिर्फ अमर ही नहीं, तुम्हें भी दिया है। वीरेंद्र के इतना कहते ही वर्मा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। थैंक यू सो मच सर। वैसे जो प्रोजेक्ट हम मलेशिया में शुरू करने जा रहे हैं, उसका सुपरविजन आप किसे देना चाहते हैं? ऐसा करो, वो पूरा प्रोजेक्ट अमर को दे दो।
अमर का नाम सुनते ही वर्मा के माथे पर सल पड़ गए। अमर की सच्चाई लगभग वर्मा के सामने आ चुकी थी, लेकिन पुख्ता सबूत न होने के कारण उसने वीरेंद्र सिंह से उस बात का कोई जिक्र नहीं किया। और आखिरकार करता भी कैसे? अमर सिंह वीरेंद्र सिंह का सगा छोटा भाई जो था। वर्मा बिल्कुल नहीं चाहता था कि मलेशिया का इतना बड़ा प्रोजेक्ट अमर सिंह के हाथ लगे। आर यू श्योर सर? आई मीन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या अमर सर उसे अकेले संभाल लेंगे? हाँ, उसमें क्या सोचना, अमर प्रोजेक्ट संभाल लेगा। और वैसे भी अमर मेरा छोटा भाई है, इसीलिए मुझे किसी भी बेईमानी की कोई चिंता भी नहीं होगी। वीरेंद्र सिंह के इतना कहने के बाद वर्मा ने सिर्फ हामी में सर हिला दिया। ओके सर, तो मैं चलता हूँ। नेक्स्ट वीक तक आपको करंट प्रोजेक्ट की पूरी अपडेट मिल जाएगी। इतना कहते ही वर्मा अपने बेटे प्रतीक को आवाज लगाने ही वाला था कि तभी वीरेंद्र ने उसे रोक दिया। वर्मा, प्रतीक को अभी यही रहने दो। कितने दिनों बाद तो वो मुझसे मिला है, थोड़ा उनका भी इंजॉयमेंट हो जाएगा। तुम काम निपटाकर शाम तक वापस आ जाओ, हम डिनर साथ में ही करेंगे। ओके सर, सी यू देन इन द इवनिंग। इतना कहने के साथ ही मुस्कुराते हुए वीरेंद्र सिंह अपने घर में चले गए और वर्मा अपनी कार में वहां से निकल गया। घर से निकलने के साथ ही वर्मा के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि आखिर वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट अमर सिंह के हाथ में जाने से कैसे रोके। तभी वर्मा की नजर सामने से आती एक मिनी ट्रक पर पड़ी। उस मिनी ट्रक को देखकर ये बात साफ नजर आ रही थी कि ऐसे ट्रक्स यूजुअली उस एरिया में कोई नहीं लेता। वर्मा को ये बात बहुत अजीब लगी। देखते ही देखते वो ट्रक वर्मा के एकदम नजदीक आ गया। अपने पास से क्रॉस होते वक्त वर्मा ने झांक कर देखा तो उस ट्रक में लगभग 5 लोग थे। साथ ही उसकी बैक सीट पर बैठा आदमी अपने हाथ में एक बजूका को लोड कर रहा था। उस मिनी ट्रक ने बहुत ही तेजी से वर्मा की कार को क्रॉस किया। कुछ ही सेकंड में वर्मा पूरा गेम समझ गया और उसने तेजी से अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगाया और गाड़ी के बाहर निकलने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इसके पहले कि वर्मा कुछ करता, उस गाड़ी से निकलती एक मिसाइल वीरेंद्र सिंह के घर में जा घुसी और एक जोर का धमाका हो गया। उस एक ही धमाके में बड़े से आग के गुब्बारे के साथ वीरेंद्र सिंह का पूरा घर उड़ गया और उसके चिथड़े हो गए। वर्मा को उसकी आंखों के सामने हुई उस तबाही पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी आंखों के सामने एक एक करके सबके चेहरे आने लगे। वो जोर से चीखना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके मुंह से आवाज का एक कतरा भी बाहर नहीं निकला। एक ही पल में वर्मा की आंखें आंसुओं में डूब गईं। वो दौड़ता हुआ घर की तरफ भागा। उसने देखा कि वो ट्रक हमला करके बहुत तेजी से वहां से निकल रहा था। सबसे पहले उसने ट्रक का नंबर नोट किया और फिर तुरंत फायर एम्बुलेंस को कॉल किया। वर्मा की आंखों के सामने वो पल घूमने लगे जो कुछ मिनट पहले उसने जिए थे। वो हंसते मुस्कुराते चेहरे, वो नोक-झोंक, वो वफादारी जो वो पिछले 10 साल से किसी के लिए निभाता आ रहा था, सब एक ही धमाके में जलकर राख हो गया। वर्मा की आंखों के सामने अपने बेटे प्रतीक का चेहरा घूमने लगा और वो पूरी तरह से टूट गया। वर्मा अपने घुटनों के बल बैठ गया और पागलों की तरह चीख चीख कर रोने लगा। उसकी पूरी दुनिया एक झटके में बर्बाद हो चुकी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी खुशियों पर एक पल में इस तरह से ग्रहण लग जाएगा। तभी वर्मा की नजर घर से थोड़ी ही दूरी पर बने एक चेंबर पर पड़ी। चेंबर का ढक्कन अपने आप जोर जोर से हिल रहा था। वर्मा दौड़ कर गया और उस चेंबर के ढक्कन को खोलने की कोशिश करने लगा। जैसे ही चेंबर का ढक्कन खुला, उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक बच्चा बिलख बिलख कर रो रहा था। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि ओम था। वर्मा ने तुरंत ओम को निकालकर अपने ब्लेजर से ढकने की कोशिश की और उसे उठाकर अपनी कार तक ले आया। कार के पास पहुंचकर वर्मा ने तुरंत अपने आसपास देखा और फिर अपनी कार की डिग्गी खोली और ओम को उसमें बंद कर दिया। एक बार तो सोचा होता कि मैं आपकी बड़ी बेटी हूँ। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आखिरकार पार्टी में मुझसे सबके सामने बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी? मानो मोम और नैनिका मेरे अपने नहीं, लेकिन डैडा आप तो मेरे अपने थे ना, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? काव्या अपने फ्लैट की खिड़की के पास बैठकर खुद से बातें किए जा रही थी। रात के 3 बज चुके थे। उसने अभी तक अपनी ड्रेस तक चेंज नहीं की थी। अचानक खिड़की के पास रखी टेबल पर से शराब की बोतल उसने उठाई और अपने लिए एक और पैक बनाने लगी। और ओम, वो अपने आप को समझता क्या है? जो चाहता है सब हो जाएगा। कैसा अजीब और रूड आदमी है ये। शराब अब धीरे धीरे काव्या के सिर पर असर कर रही थी। इसके पहले कि काव्या एक और पैक बनाती, उसे डोरबेल बजने की आवाज सुनाई दी। नजर घुमाकर उसने देखा तो घड़ी में रात के 3 बज रहे थे। इस वक्त मेरे घर पर कौन आया होगा? काव्या मन ही मन सोचने लगी। उसे समझ नहीं आया कि आधी रात को उसके घर कौन आया होगा। काव्या ने बड़ी हिम्मत करके धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए और फ्लैट के मेन गेट तक पहुंच गई। गेट पर पहुंचते ही काव्या ने जैसे ही गेट खोला तो उसे एक ऐसा शख्स नजर आया जिसे देखकर काव्या की पूरी शराब उतर गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था इस तरह से ओम उसके घर आ पहुंचेगा। ओम को देखकर काव्या कुछ देर के लिए सकपका गई। ओम को लेकर उसके मन में कई सारे सवाल पहले से उथल पुथल मचा रहे थे। तुम इस वक्त मेरे घर पर, और तुम्हें मेरे घर का एड्रेस बताया किसने? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? बार बार भूल जाती हो क्या? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। मेरी जब मर्जी तुम्हारे पास आ सकता हूँ। वैसे मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कहोगी? ओम के इतना कहते ही काव्या शर्मिंदा हो गई।
सॉरी, अंदर आ जाओ। ओम घर के अंदर चला आया, लेकिन काव्या के सवाल अभी खत्म नहीं हुए थे। आप बताओगे यहाँ क्या करने आए हो? काव्या ने इतना कहा ही था कि ओम अपना एक एक कदम काव्या की ओर बढ़ाने लगा। अपनी ओर उसे बढ़ता हुआ देखकर काव्या के हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे। वही करने आया हूँ जिसे लेकर हमारी डील हुई थी। काव्या बुरी तरह डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। देखो, वो तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे साथ अपनी मनमर्जी करोगे। काव्या ने इतना कहा ही था कि तभी ओम ने उसे अपनी बाहों में भींच लिया। काव्या ओम की गर्म सांसों को महसूस कर पा रही थी। एक अजीब सी बेचैनी ने काव्या को घेर लिया था। इसके पहले कि काव्या कुछ करती, ओम अपने होंठ काव्या के कान के एकदम नजदीक ले आया। मैंने तुम्हें कहा था ना, I want you to be my girlfriend in every aspect। अब तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझे नहीं रोक सकती काव्या। ओम का एक एक शब्द काव्या पर जादू की तरह काम कर रहा था। तुमने आज पार्टी में कुछ नहीं खाया? काव्या ओम के सवाल का जवाब देने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। मुझे नहीं पता, तुम्हें इन सब से क्या मतलब? घर में कुछ खाने को है? मुझे नहीं पता। काव्या के इतना कहते ही ओम ने उसे एक झटके के साथ छोड़ दिया और किचन में चला गया। किचन में पहुंचकर ओम ने तलाशी ली तो वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी उसकी नजर वहां पड़े पास्ता के पैकेट पर पड़ी। ओम ने पास्ता के पैकेट को उठाया और किचन से निकल आया। पास्ता बनाना आता है? मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है। काव्या ने बड़े ही गुस्से के साथ सोफे पर बैठते हुए कहा। काव्या का जवाब सुनते ही ओम दोबारा किचन में चला गया। ओम को किचन में लगभग 15 मिनट हो चुके थे। काव्या के सब्र का बांध अब टूटने लगा था। उसने तय किया कि अब वो किचन में जाकर देखेगी कि वहाँ चल क्या रहा है। तभी उसने देखा ओम अपने हाथ में पास्ता से सजी 2 प्लेट लेकर आ रहा था। हॉल में आते ही ओम ने सोफे के सामने लगी टेबल पर पास्ता की एक प्लेट को रखा और एक प्लेट को लेकर सोफे पर बैठ गया। चुपचाप खाओ इसे। ओम के इतना कहते ही काव्या ने एक नजर रुककर ओम की ओर देखा और फिर पास्ता की प्लेट अपने हाथ में लेकर खाने लगी। दोनों बिना कुछ कहे अपना पास्ता खा रहे थे कि तभी ओम ने उन दोनों के बीच मौजूद उस चुप्पी को तोड़ दिया। उन लोगों ने बहुत बुरा किया ना तुम्हारे साथ? काव्या ने ओम की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपना पास्ता खाती रही। प्रॉपर्टी के साथ साथ तुम्हें ध्रुव की जिंदगी से भी बाहर निकाल फेंका है ना? काव्या ने इस बार भी ओम की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें नम पड़ गईं। ये लोग तुम्हें भी वैसे ही मरने के लिए छोड़ देंगे जैसे तुम्हारी माँ को छोड़ा था। अब काव्या अपने आप पर से काबू खो चुकी थी। पास्ता खाते हुए उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। उसे वो सब कुछ याद आ गया जो वो आज तक देखती आई थी। काव्या को इस तरह रोता देखकर ओम ने अपनी पास्ता की प्लेट टेबल पर रखी और अपना रुमाल निकालकर काव्या को दे दिया। प्लेट नीचे रखते ही ओम खड़ा हो गया और सामने रखी शराब की बोतल उठाकर 2 पैग बनाने लगा। 2 पैग बनाते ही ओम ने एक ग्लास काव्या के सामने टेबल पर रखा और अपनी ड्रिंक से पहला घूंट लेते हुए काव्या की ओर देखने लगा। आज भी निशा एंटरटेनमेंट की लीगल और असली मालिक तुम ही हो। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। स्टोरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो।